Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 4, Resistor Color Codes. हमें पता है रेजिस्टर क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जो रेजिस्टेंस देते हैं। तो उस पर्पस के लिए हम रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेजिस्टर है वो कुछ ऐसा होता है। ये होते हैं कार्बन बेस्ड रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे से साइज होता है इनका। इसलिए ना ये बहुत सारे सर्किट्स के अंदर आप इन्हें देख सकते हैं। आप कुछ भी उठा के देखो, अपना टीवी, अपना वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी जो जहाँ पर भी छोटा मोटा सर्किट होगा वहाँ पर आपको ऐसे रेजिस्टर्स ज़रूर दिखेंगे। तो देखिए, इन कार्बन रेजिस्टर्स पर एक बहुत ही क्लेवर चीज़ की जाती है और वो ये है कि इनके ऊपर ये 4 ऐसे कलर बैंड्स पेंट किए जाते हैं। और इन 4 पेंट्स को देखकर, ये कलर रिंग्स को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि इस रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू है। ओके, तो इन चारों को यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हो कि क्या रेजिस्टेंस होगा इस रेजिस्टर का। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली इसका बहुत ही यूज़ है। आप सिर्फ रेजिस्टर को देख के ही पता लगा सकते हो कि कितना रेजिस्टेंस है। तो बड़ा ही अच्छा ये तरीका है। ओके, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम इन 4 कलर कोड्स को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टर का। तो उसके लिए ये टेबल होती है। ये टेबल रेजिस्टर कलर कोड्स की है। तो देखो यहाँ पर ये जो कलर्स है ना, इनकी कुछ वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उनको एक तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखो पहले तो आप ये टेबल देखिए। यहाँ पर ये है कलर, ये जो कॉलम है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अगर सिर्फ 3 रिंग्स हैं तो जो लास्ट रिंग है उसका मतलब है कि वो नो कलर है। ओके, फिर इसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो है नंबर, और ये वाइट तक ही है। और नंबर कैसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। फिर नेक्स्ट कॉलम है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर आप देख लीजिए ये कैसे है। ब्लैक के लिए 1 है, ब्राउन के लिए 10 टू द पावर 1, रेड के लिए 10 टू द पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। गोल्ड और सिल्वर के लिए माइनस में है, 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2। और फिर होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है, देखो रेजिस्टेंस जो है ना वो फिक्स नहीं रहता, वो टेम्परेचर और उन सब पे डिपेंड करता है। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे उसके अंदर फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करते हैं। टॉलरेंस का मतलब है जो हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ज़रूरी नहीं है वो उतनी हो, प्लस माइनस कुछ टॉलरेंस रहता है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो कितना टॉलरेंस है हमें वो यहाँ 4th रिंग से पता लगेगा। ओके, तो देखिए हम इस एग्जांपल ही करते हैं। पहली वाली है येलो, ये है येलो, ये है रेड, ये है ग्रीन और ये है गोल्ड। ठीक है, येलो, रेड, ग्रीन, गोल्ड। तो देखो तरीका क्या होता है इसका रेजिस्टेंस निकालने का। पहले देखो येलो क्या है, येलो है 4, तो 4 लिख दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो डिजिट है उसके लिए हम देखेंगे कि नंबर कितना है। ठीक है, फिर हमें चाहिए रेड। रेड का देखो, रेड कितना है 2, तो ये हो गया 2। अब ये 2 नंबर लिखने के बाद, ये 2 सिग्निफिकेंट नंबर लिखने के बाद हम देखते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर पता लगता है हमें 3rd रिंग से, जो ये 3rd रिंग है। तो आप मल्टीप्लायर देखिए, ग्रीन, तो ग्रीन का कितना है 10 टू द पावर 5, तो यहाँ लगा दीजिए 10 टू द पावर 5। और लास्ट है गोल्ड, तो गोल्ड के लिए कितना 5, तो ±5%। तो ये हो गया इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू, इतना ओम। ओके, तो आप ऐसे करेंगे। शुरू के जो दो कलर्स हैं उनको आप ऐसे यूज़ करके एक नंबर बनाएंगे। 3rd जो है उसके लिए आप ये मल्टीप्लायर बनाएंगे, और जो 4th है वहाँ से हमें टॉलरेंस पता लगेगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी एक रेजिस्टर है, अगर हम कोई भी एक रेजिस्टर बनाएं, ओके ऐसा कुछ बना देते हैं। एक ये है और सेकंड हम सेम कलर का ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको y, इसको z और इसको t बोल देता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x y को डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे इनटू z, ये 10 टू द पावर हम z ले लेते हैं, वैसे ही z सीधा डायरेक्ट हमें यहाँ से पता लगेगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, 10 टू द पावर z और ±t
10%। ठीक है, तो आप ऐसे निकालेंगे कि क्या वैल्यू है। तो देखो अगर किसी रेजिस्टेंस में अगर कुछ रेजिस्टर है, ओके, और इसके अंदर पहली रिंग है रेड, सेकंड रिंग भी है रेड, और थर्ड रिंग भी है रेड, और फोर्थ रिंग है सिल्वर। ठीक है, रेड 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 सिल्वर। तो देखो हमें एक्स वाई इंटू 10⁻z प्लस माइनस टी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये एक्स वाई कहाँ से पता लगेंगे, ये रेड रेड से। तो रेड के लिए क्या वैल्यू होती है, नंबर रेड के लिए होता है 2, तो 2, वाई के लिए भी 2 क्योंकि रेड है, इंटू जेड 10⁻2 प्लस माइनस टी कितना है, सिल्वर, सिल्वर के लिए कितना होता है 10, टॉलरेंस 10%, तो 10%। ये आ गया इसका रेजिस्टेंस। ओके, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। ये रेजिस्टर है आपका, और इस पे जो कलर कोड्स हैं वो इस तरीके से हैं। पहला है येलो, फिर है वायलेट, फिर ब्राउन, और फिर गोल्ड। ठीक है, तो देखिए येलो के लिए क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर कितना है येलो के लिए, येलो है 4, तो आप लगाएंगे यहाँ पर 4। फिर वायलेट, वायलेट के लिए क्या है 7, तो आप लगाएंगे यहाँ 7 इंटू, अब मल्टीप्लायर लगाएंगे आप। ठीक है, 10⁻, ये क्या था ब्राउन, तो आप ब्राउन देखिए कहाँ पर है, ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर 10⁻1, तो 10⁻1 प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना था 5% टॉलरेंस, तो प्लस माइनस 5%। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, एक बार आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं, पहली रिंग ब्लैक है, तो फर्स्ट रिंग इज ब्लैक। उसके बाद हम सेकंड रिंग लेते हैं रेड, सेकंड रिंग रेड है, और थर्ड रिंग हम ले लेते हैं सिल्वर। ठीक है, और बस इतना ही दिया गया है। सपोज अब हमें इसके लिए निकालना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना होगा, पहला है ब्लैक, ब्लैक के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर कितना है, ब्लैक के लिए 0, तो हम लिखेंगे इधर 0। रेड के लिए होता है 2 इंटू सिल्वर, सिल्वर के लिए कितना है मल्टीप्लायर, तो सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर है 10⁻⁻2, तो हम ये लगा देंगे 10⁻⁻2। और नो कलर है, आगे कोई चौथी रिंग है ही नहीं। ठीक है, नो कलर, तो नो कलर के लिए टॉलरेंस कितना होता है 20, तो प्लस माइनस 20%। ओके, तो होपफुली अब आप सारे कर लेंगे। तो मतलब ये रेजिस्टेंस कितना हुआ 2 इंटू 10⁻⁻2 प्लस माइनस 20% ओम। ओके, ये ओम है, आर नहीं है ओम, ओमे का साइन। ओके, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास टेबल है तो आप इजीली कर लोगे। अब यहाँ पर है ना सबसे मुश्किल काम आता है, और ये मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है सीबीएसई और बोर्ड्स के ऊपर, और वो ये कि वो बोलते हैं कि बच्चों को ये याद होना चाहिए। ठीक है, और मुझे सबसे मतलब बहुत ज़्यादा रिडिकुलस बात लगती है कि ये चीज़ें अगर रटने को बोल दिया जाए तो इन्हीं चीज़ों की वजह से बच्चों का पढ़ने से मन उठता है। क्यों भाई ये सब चीज़ें रिडंडेंट चीज़ें हम याद करें, जबकि हम एक टेबल से देख के फटाफट कर लेते हैं। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है ना, हमें फिजिक्स सीखनी है, ना कि हमें मेमोराइज करना है। तो बोर्ड्स के अंदर पता नहीं सब रटवाते हैं, लेकिन ठीक है हम भी रट लेते हैं। तो देखो अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि टेबल को हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये ऑर्डर याद हो जाए कलर्स का, फिर तो सिंपल सा काम है ना। अगर आपको एक कलर का ऑर्डर जो है, पहले ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, ऐसे अगर आपको याद हो जाए तो उसके बाद तो फिर सिंपली नंबरिंग है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मल्टीप्लायर क्या होता है 10⁻, ये नंबर है ना, ये क्या होगा देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻0 है ना, ये 10⁻01 हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर क्या होता है 10⁻⁻ दिस नंबर। ओके, और गोल्ड और सिल्वर के लिए ये नेगेटिव में है, बस इतना याद रखो, नो कलर के लिए नहीं है। टॉलरेंस बस इन तीनों के लिए होता है। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए, और 5 10 20 ये भी बहुत ही ईजी है याद करना।
बस आपको मुश्किल होगी ये कलर का ऑर्डर याद करने में। तो देखो इसकी एक टेक्निक है जो हमने भी स्कूल में पढ़ी थी, और वो कैसे है कि आप है ना जो शुरू के जो लेटर्स है ना, इनको यूज़ करते हुए कुछ भी एक सेंटेंस, स्टोरी, छोटा कुछ भी एक बना दीजिए। तो हमने क्या याद किया था, बेबी रॉय, बी रॉय ROY हैज़ अ ग्रेट ब्यूटीफुल वाइफ गोइंग आउट वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ढंग से। तो देखिए कलर्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं, बेबी रॉय की एक ग्रेट ब्यूटीफुल वाइफ है और वो बाहर जा रहे हैं, और वाइफ ने पहन रखा है गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, बेबी रॉय हैज़ अ ग्रेट ब्यूटीफुल वाइफ गोइंग आउट वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ये जो पहला बी है ये क्या है, ये है ब्लैक, फिर ये ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, और ये नेकलेस मतलब नो कलर। ठीक है, तो अब वो आपके ऊपर है, देखो आप जैसा बनाना चाहें बना लीजिए। अल्टीमेटली आपको ये टेबल याद करना है, ये कलर का जो ऑर्डर है, और उसके बाद तो आप नंबर वगैरह आप अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो अगर दिक्कत ना हो इसके लिए आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, बट शायद पता नहीं, आपके ऊपर है, लक के ऊपर आपके, कि आपको ये टेबल दे दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर नहीं दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए, दे दिया गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है रेजिस्टिविटी। तो देखो हमें पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई होता है, और सिग्मा हमने देखा था, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है NE² टाउ डिवाइडेड बाय M, है ना, ये सिग्मा की वैल्यू आई थी। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1/ρ इज इक्वल्स टू सिग्मा, कंडक्टिविटी क्या होती है 1 डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी, है ना। तो यहां से मैं रेजिस्टिविटी क्या लिख सकता हूं, M डिवाइड बाय NE² टाउ। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो मटेरियल के अंदर है उस पर डिपेंड करती है, E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ इन दोनों को देखकर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की कैसे लिखते हैं हिंदी में, प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। तो देखो यहां से हमें लगेगा कि ये चीज कांस्टेंट है, लेकिन आप ये देखिए जो ये टाउ है, ठीक है, टाउ क्या है कि कितने टाइम में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस से टकरा रहा है। ओके, अब सपोज अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं रेजिस्टेंस का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में और ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे। तो जो हम वहाँ पर U लिख रहे थे, जो अप टू द ऑर्डर 10⁶ मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी थी, जो कॉन्स्टेंट जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी, अब वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब U इज ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कम टाइम में जाएगा, मतलब क्या है कि टाउ कम हो गया। तो देखो अगर टाउ कम हो गया तो रेजिस्टिविटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। वाई, बिकॉज रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ अकॉर्डिंगली चेंज होती है। ठीक है, तो देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी रो एट एनी टी इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो देखो यहां पर ये टी नॉट क्या है, ये एक रेफरेंस
टेम्परेचर है जो जनरली हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो अल्फा नॉट है, अल्फा नॉट वो वैल्यू है, वो रेजिस्टिविटी जो टी नॉट पर है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी एट टी नॉट। ठीक है, इस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है वो। और अल्फा क्या है? अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। तो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू अ रेफरेंस रेजिस्टिविटी। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर T नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। ओके, किसी भी टेम्परेचर T पे ये रेजिस्टिविटी होगी। तो सिंपल सा रिलेशन है। ओके, तो देखो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होती है, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता तो V इज इक्वल्स टू R इंटू आई, वहाँ पर हमारी एकदम कंप्लीट लीनियर रिलेशनशिप नहीं बनेगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर V और I के अंदर एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ओम्स लॉ में कुछ लिमिटेशन है। ओम्स लॉ लिमिटेशन, और वो लिमिटेशंस क्या हैं कि बहुत सारे मटेरियल जैसे कि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर V और I में, ये I है ये V है, V और I में एक ये स्ट्रेट लाइन जो रिलेशनशिप है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि ओम्स लॉ की भी लिमिटेशंस हैं। वो एक या तो ऐसा होगा कि ना एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर, एक टेम्परेचर की रेंज के अंदर ही ओम्स लॉ वैलिड होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स वगैरह में ये ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं होता। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको एनसीईआरटी से खुद ही पढ़नी चाहिए। मेनली थ्योरी का पार्ट है, इसके अंदर ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं, तो एक बार प्लीज़ बुक के अंदर जाके पढ़ लीजिए सब कुछ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फॉलो रिवॉर्ड ऑन फेसबुक। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है करियर के बारे में, या कुछ आपको कैसे भी एडवाइस चाहिए, तो आप फेसबुक मैसेंजर यूज़ करिए। फेसबुक पे मुझे मैसेज करिए और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें वीडियो के अंदर। थैंक यू।